जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई यानी कि सेल पढ़ा रहा हूं और इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा आज का ये 4th पार्ट है जिसमें कि हम बात करेंगे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना और माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। तो दोस्तों यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटोस और कॉन्ड्रियन इन दोनों से मिलकर बना है। तो माइटियोस का मतलब होता है धागा और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है कण, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं सूत्र कणिका। तो याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की खोज के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले कोलिकर द्वारा पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा कोलिकर ने, परंतु इसका नाम जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो देने वाले वैज्ञानिक थे सी बेंडा। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने दिया था, सी बेंडा ने दिया था। वहीं बात करें हम फ्लेमिंग की, तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फिला और अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है यह एक कोशिकांग है यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि कोशिका की मदद करता है उपापचयी क्रियाओं में। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में, यानी कि कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया कितने पाए जाते हैं। तो इनकी जो संख्या होती है भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अगर अधिक उपापचय गतिविधियां होती हैं तो उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो होती है वो बहुत अधिक होती है। आमतौर पर देखा जाए तो एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 1000 से 1600 तक होती है। और आपको बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में। तो आमतौर पर देखा जाए तो इनका जो आकार होता है वह बेलनाकार, तंतुमय या छड़ जैसा होता है। इनका जो व्यास होता है वह 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर और लंबाई 1 माइक्रोमीटर से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर तक होता है। तो यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर हम देखें तो इसमें 2 लेयर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया की 2 झिल्ली दिखाई देंगी। सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन यानी कि बाहरी झिल्ली, और अंदर की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन यानी कि भीतरी झिल्ली। तो यदि हम बात करें बाहरी झिल्ली की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, और प्रोटीन और फास्फोलिपिड का अनुपात जो होता है वो होता है 1:1 के रूप में। और इस लेयर की जो मोटाई होती है वो होती है 60 से 70 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी जो बाहरी झिल्ली है इसके द्वारा बहुत बड़े अणुओं का स्थानांतरण हो सकता है, और इसकी झिल्ली में बहुत बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन होते हैं जिसे हम पोरीन कहते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की दूसरी झिल्ली के बारे में, यानी कि जो अंदर वाली झिल्ली है उसके बारे में, जिसे हम बोलते हैं भीतरी झिल्ली, इंग्लिश में बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर लेयर होती है इस पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की एंजाइम पाई जाती है, और इस झिल्ली पर एटीपी का संश्लेषण होता है। तो यहाँ पर बात आई है एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और यही ऊर्जा के रूप में हमारे शरीर में होती है। तो याद रखिएगा एटीपी, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो भीतरी झिल्ली है वो अंदर की ओर उंगलीनुमा संरचना में बदली होती है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये जो आंतरिक झिल्ली है यह अंदर की ओर कई उभार बना रही है जो कि उंगलीनुमा दिखाई देती है, और यही उभार कहलाते हैं क्रिस्टी। तो आप क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट के आकार की संरचना देख सकते हैं जिसे हम F1 कण कहते हैं। F1 कण को ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये जो F1 कण है या ऑक्सीसोम है इसे हम आंतरिक झिल्ली की उप इकाई यानी कि इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट भी कहते हैं। ऑक्सीसोम एटीपेज एंजाइम रखता है जो कि एटीपी के निर्माण में सहायता करता है। अब यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंदर की ओर देखें तो आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में द्रव भरे होते हैं जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं।
तो इस मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र के सभी एंजाइम होते हैं। तो क्रेब्स चक्र क्या होता है? जब आप आगे के क्लास 11th में जाएंगे, वहाँ पर हम श्वसन में इस टॉपिक को पढ़ेंगे। बस आप इतना याद रखिए कि जो क्रेब्स चक्र के लिए एंजाइम चाहिए होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं कि आपको डीएनए दिखाई देंगे, जिसे हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। जैसा कोशिका में केंद्र के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलता है, उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी आपको डीएनए देखने को मिलता है। तो इस डीएनए की उपस्थिति के कारण माइटोकॉन्ड्रिया में स्वतः विभाजन की क्षमता होती है और इस कारण ये खुद नए माइटोकॉन्ड्रिया को बना सकता है। इसलिए इसे हम अर्ध स्वायत्त कोशिकांग यानी कि सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं, या फिर हम इसे कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल भी कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कोशिका के अंदर कोशिका किसे कहते हैं? तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हम हरित लवक को भी बोलते हैं, क्योंकि हरित लवक के अंदर भी आपको डीएनए देखने को मिलेगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको राइबोसोम और आरएनए देखने को भी मिलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70S प्रकार का होता है, जो कि 50S व 30S से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, जिनके बारे में आप क्लास 11th में डिटेल से पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, जिसके दौरान एटीपी का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण, एटीपी का भंडारण और एटीपी का परिवहन तीनों होता है, और ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि एटीपी को हम बोलते हैं ऊर्जा जगत का सिक्का, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी होती है एटीपी के रूप में होती है, एटीपी के रूप में खर्च होती है, इसलिए हम एटीपी को बोलते हैं ऊर्जा जगत का सिक्का। यहाँ पर मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट टर्म और बताऊंगा, एक है परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश और दूसरा है माइटोप्लास्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश की। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम जानते हैं कि दो लेयर होती है, बाहर की तरफ होता है आउटर मेम्ब्रेन और अंदर की तरफ होता है इनर मेम्ब्रेन। तो इन दो झिल्लियों के बीच में जो स्पेस होता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की इन दोनों झिल्लियों के मध्य 80 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम बोलते हैं परिमाइट्रोकॉन्ड्रियल अवकाश, जैसा कि इमेज में आप देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोप्लास्ट की। यदि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दें तो इसे हम बोलते हैं माइटोप्लास्ट। और याद रखिएगा कि यदि हम बाहरी झिल्ली को हटा भी दें तब भी माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसे प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।